एपिसोड 94। इससे पहले कि रैना वर्चस्व से दूर जाती, उसने अपना हाथ रैना के सर के पीछे रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और किस कर लिया। रैना अचानक से हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि वर्चस्व का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ था। उसने वर्चस्व को किस करना बंद कर दिया और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वर्चस्व ने उसे किस करना बंद कर दिया था, लेकिन रैना को छोड़ा नहीं था। उसने अपना सर रैना के सर से सटा लिया और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ तो सर छूकर देख लो। रैना को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। वर्चस्व ने पूछा, तो क्या तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो? ये कहते हुए वर्चस्व ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से कार का दरवाजा खोल दिया। रैना ने चुपचाप उसके हाथ को दूर कर दिया। रैना को समझ आ रहा था कि वर्चस्व की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके लिए खुद अपना सामान संभाल कर ले जाना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए उसने काफी सॉफ्टली कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फ्लाइट अटेंडेंट से दवाई मांग लेना। वर्चस्व ने रैना की तरफ देखा और जवाब दिया, ठीक है। रैना का मन खुद चाहता था कि वो वर्चस्व के साथ चली जाए। उसे डर था कि बिजनेस ट्रिप पर वर्चस्व का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा तो वो सब चीजें मैनेज कैसे करेगा, पर उसने कुछ सोचकर अपने आप को रोक लिया। जब वो अपने अपार्टमेंट वापस आई तो उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसने अपने और वर्चस्व के बीच के इस अजीबोगरीब रिश्ते और उनके झगड़े के बारे में सोचा तो उसे समझ में आया कि वो दोनों ही झगड़ने से बचते थे, जिसकी वजह उन दोनों के बीच का अनयूजुअल रिलेशन था। वे कोई रियल कपल नहीं थे। ऐसे में रियल कपल की तरह जलन महसूस करना और झगड़ना उनके लिए ठीक नहीं था। फिर भी रैना उसकी परवाह करना चाहती थी। वर्चस्व के जाने के 3 घंटे बाद रैना ने उसे कॉल किया और उसका हालचाल पूछा। वर्चस्व ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। मुझे अभी मीटिंग के लिए निकलना होगा। रैना ने जवाब दिया, ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फोन रखने के बाद रैना पियानो के पास चली गई और उसने पियानो के सामने बैठकर पियानो बजाने लगी। इस छोटे से झगड़े की वजह से वर्चस्व के लिए उसका प्यार खत्म नहीं हो सकता था, फिर भी उसने संयम रखना सीख लिया था। अगली सुबह रैना ने सोचा कि वो फोन करके वर्चस्व को उठा दे, लेकिन उसे लगा कि कहीं वो उसे डिस्टर्ब ना कर दे, इसीलिए उसने ये विचार छोड़ दिया। वर्चस्व के न होने की वजह से घर काफी खाली खाली लग रहा था। उसके पास समय भी बहुत था, इसीलिए उसने अपना ये पूरा समय म्यूजिक स्टूडियो खोलने की तैयारियों में लगा दिया। सबसे पहले उसने प्राची को कॉल किया और इस बारे में राय मांगी। तभी सामने से प्राची की एक्साइटमेंट भरी आवाज सुनाई दी, रैना चलो ना साथ में लंच करते हैं और वहीं इस बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। जब वो दोनों रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे तभी रैना को पता चला कि प्राची के मन में भी एक अच्छा म्यूजिक स्टूडियो खोलने की इच्छा थी। प्राची ने बेमन से अपना सर हिलाते हुए कहा, सब कुछ डिसाइडेड है। हम स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स कहाँ से लाएंगे वो भी फाइनल हो चुका है, बस एक परफेक्ट ऑफिस एरिया की कमी है। तुम्हें तो पता ही है दिल्ली में एक अच्छा ऑफिस किराए पर लेना कितना महंगा है, और जो रीजनेबल बजट वाले ऑफिसेज हैं वो सिटी से काफ़ी दूर हैं। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब सोचने समझने के बाद रैना ने उसे दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही एक सूटेबल प्लेस मिल जाएगी। प्राची ने खुश होकर अपना सर हिला दिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहोगी? हम इन्वेस्टमेंट बजट डिसाइड कर लेंगे और बदले में तुम्हें सैलरी और प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। इससे तुम्हारी काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। ये प्रपोजल सुनकर रैना सोच में पड़ गई। उसने इस बारे में काफ़ी ध्यान से सोचा। अगर वो प्राची के साथ मिलकर म्यूजिक स्टूडियो स्टैब्लिश करती है तो वो लोग इसे काफ़ी लार्ज स्केल पर ले जा सकते थे। प्राची की मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी शानदार थी। आखिरकार रैना ने उसका प्रपोजल मान लिया और वे इस समझौते पर पहुंचे कि रैना 20 लाख इन्वेस्ट करेगी और बिजनेस में उसकी 30% पार्टनरशिप होगी। रैना इस अपॉर्चुनिटी को लेकर काफ़ी एम्बिशियस और एक्साइटेड थी। लंच के बाद उसने इला को कॉल किया
और प्राची के साथ हुई सारी बातें उसे बता दी। ये सब जानकर इला भी काफ़ी खुश थी। उसने कहा, वो सच में काफ़ी रिलायबल पर्सन है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। अगले ही पल इला कुछ देर के लिए चुप हो गई। रैना को उसके मन में चल रहे विचार अच्छे से समझ आ रहे थे। उसने धीरे से कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वर्चस्व भी मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बर्ताव करता है। वो काफ़ी हैंडसम और रिलायबल है। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इला को रैना के इस रिएक्शन से काफ़ी खुशी मिली। कुछ देर हिचकिचाने के बाद इला ने धीरे से पूछा, वो तुम्हारे साथ ठीक से बर्ताव तो करता है ना? मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है, कहीं किसी वजह से तुम्हें चोट ना लग जाए, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ। बोलते बोलते इला रुक गई। रैना को उसकी बातों का मतलब समझ आ गया और उसे इस बारे में थोड़ी शर्म भी आ रही थी। उसने इला को समझाते हुए घुमा फिराकर जवाब दिया, माँ आप चिंता मत करो, वो हमेशा अलर्ट रहता है। इला को भी लगा कि इस बारे में वो दोनों ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। रैना ने भी तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया और इला को कार खरीदने के अपने डिसीजन के बारे में बताने लगी। इला भी इस बात से सहमत थी। उसने कहा, बिल्कुल, तुम अपना कैरियर फिर से शुरू कर रही हो, ऐसे में तुम्हारे पास अपनी कार तो होनी ही चाहिए जिससे तुम कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस मीटिंग्स में जा सकती हो। साथ ही रहना, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं ना, कार उसी से खरीदना। इतनी बड़ी रकम वर्चस्व से लेकर खर्च करना ठीक नहीं है। रैना के मन में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने इला को दिलासा दिया, हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जल्दी ही रैना ने म्यूजिक स्टूडियो का काम शुरू कर दिया। प्राची ने इनॉग्रेशन की सारी तैयारियों का जिम्मा संभाल लिया था। ऐसे में रैना के पास काफ़ी सारा खाली वक्त था, तो वो अपने लिए कार खरीदने के लिए रिसर्च करने लगी। उसने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक लो बजट कार खरीदना ही ठीक समझा। वो कार शोरूम में गई और सेल्स वूमेन से बात करके सारी डिटेल्स ली। 1 घंटे से भी कम समय में उसने 7.5 लाख की कीमत वाली एक कार खरीदने का फैसला कर लिया। पूरी पेमेंट करने के बाद रैना ने अपना सर उठाया ही था कि उसकी नज़र 2 जाने पहचाने चेहरों पर पड़ी। शुरू में तो उसने सोचा कि शायद वे लोग उसकी जानकारी के नहीं थे, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि सामने आलिया और जतिन थे। एपिसोड 95। पूरी पेमेंट करने के बाद रैना ने अपना सर उठाया ही था कि उसकी नज़र 2 जाने पहचाने चेहरों पर पड़ी। शुरू में तो उसने सोचा कि शायद वे उसकी जानकारी के नहीं थे, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो पता चला कि सामने आलिया और जतिन थे। जतिन वेदिका का हस्बैंड था। अगले ही पल आलिया ने जतिन का हाथ पकड़ लिया और किसी बिगड़ैल बच्चे की तरह जिद करने लगी। ये बात तो क्लियर हो गई थी कि वे लोग भी कार खरीदने के लिए ही वहां आए थे, लेकिन ज्यादा खर्च की वजह से जतिन हिचकिचा रहा था। उसी पल आलिया ने एक्साइटमेंट से उसे किस कर लिया। उसके बाद तो जतिन ने तुरंत ही कार ऑर्डर कर दी। रैना ने जब जतिन का आलिया के लिए ये बर्ताव देखा तो उसे मन ही मन अपनी दोस्त वेदिका के लिए हमदर्दी होने लगी। जतिन और वेदिका कॉलेज टाइम से ही रिलेशनशिप में थे और ग्रेजुएशन होने के बाद तो उन्होंने शादी कर ली थी, पर अब वो आलिया के साथ क्या कर रहा था? रैना सोच में पड़ गई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वेदिका से इस बारे में कैसे बात करेगी। कुछ ही देर में आलिया को भी महसूस हो गया कि रैना भी वहां थी। उसने तुरंत ही जतिन को दूसरी तरफ खींच लिया। ये तो क्लियर था कि वो नहीं चाहती थी कि जतिन रैना को वहां देखे। रैना काफी देर तक अपने ख्यालों में डूबी रही। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जिससे रैना को होश आया और उसने पीछे पलटकर देखा तो सेल्स वूमेन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसने पूछा, मैम आपको कुछ और भी पूछना है? रैना ने तुरंत ही माफी मांगते हुए इनकार में अपना सर हिला दिया। उस सेल्स वूमेन को रैना काफी पसंद आई थी। रैना जैसे सिंपल कस्टमर्स बहुत कम ही मिलते थे। इसके अलावा वो बहुत सुंदर और पोलाइट थी। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद रैना कार शोरूम से बाहर आ गई। उस दिन रैना वर्चस्व की कार ड्राइव कर रही थी। जैसे ही वो कार में बैठकर जाने वाली थी, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। रैना,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रैना ने पीछे पलटकर देखा तो आलिया वहां खड़ी थी। उसने बड़ी ही शालीनता से कार का दरवाजा बंद किया और नाराजगी से आलिया को घूरकर देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की सी लाली झलक रही थी। आलिया की नजरें चमचमाती हुई रेड कलर की स्पोर्ट्स कार पर टिकी हुई थी। उसने जलन भरी आवाज में कहा, रैना, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अच्छी हो? सच तो यह है कि हम दोनों ही अपनी लग्जरी लाइफ के लिए मर्दों पर डिपेंडेंट हैं। तो हम दोनों में से कोई खास अंतर नहीं है। रैना के होठों पर एक अपमान भरी मुस्कान आ गई। उसके एक्सप्रेशन बिना कुछ कहे भी काफी कुछ कह रहे थे। रैना ने क्यूरियोसिटी भरे लहजे में पूछा, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम वेदिका की शादी तोड़कर ठीक कर रही हो? तुम्हें इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं है? आलिया के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसकी नजरें रैना पर ही टिकी हुई थी। उसने जवाब दिया, इस बारे में पास के कैफे में चलकर बात करते हैं। मैं रियूनियन वाले दिन से ही तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रही थी, पर हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। रैना आलिया जैसी किसी भी इंसान से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी बेमन से ही सही वेदिका की खातिर वो उसके साथ कैफे में चली गई। कैफे का माहौल काफी शांत था। रैना भी कुछ नहीं बोल रही थी। उसे लगा कि कहीं उसके कुछ बोलने की वजह से आलिया उसके सर पर उबलती हुई कॉफी ना उड़ेल दे। फिर भी आलिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। अपनी कॉफी का एक छोटा सा सिप लेते हुए आलिया ने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ रैना को देखा और कहा, ये मत सोचना कि जतिन के साथ मेरा अफेयर अभी अभी स्टार्ट हुआ है। हम दोनों कॉलेज के वक्त से ही रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर तो रैना एकदम स्तब्ध रह गई। अचानक उसे बहुत तेज गुस्सा भी आया। साथ ही वो इस खुलासे से बहुत हैरान भी थी। उसे ऐसे देखकर आलिया ने अपने कॉफी के कप को धीरे से हिलाते हुए एक आईब्रो उठाकर रैना को देखा और कहा, तुम्हें मेरी बातों पर शक है? तुम्हें वो क्रिसमस पार्टी याद है जब जतिन वेदिका के साथ आया था? उस दिन वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था और पैसे तो पानी की तरह बहा रहा था। उसी दिन वेदिका ने नादानी में आकर हमारे हॉस्टल की सभी लड़कियों से उसे मिलवा दिया था। उस वेदिका को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात हम दोनों एक साथ रात गुजार रहे थे और उसी रात के गिफ्ट में जतिन ने मुझे नया फोन दिलाया था। वहीं से हमारा ये लंबा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। जब भी वेदिका बीमार होती है तो मैं ही उसकी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। इतना ही नहीं, उसके बदले में वो मुझे भरपूर गिफ्ट्स भी देता है। यहाँ तक कि मेरी कॉलेज की फीस भी वही जमा करवाता था। ये सुनकर रैना की रगों में अविश्वास और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। वो सदमे की हालत में जम सी गई। कुछ पल तो ऐसे ही बीत गए। तभी रैना ने दांत पीसते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम तो उस वक्त ऋतिक के पीछे पागल हुई घूम रही थी ना? तो तुम उस रात जतिन के साथ क्या कर रही थी? इसी वक्त आलिया के ठहाके गूंज उठे। रैना, तुम बहुत बोली हो। उस वक्त मेरे मन में ऋतिक के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उन फीलिंग्स का जतिन के साथ क्या लेना देना? हमारी इंटीमेसी में वो फीलिंग्स कभी आड़े नहीं आई। रैना हैरानी से आलिया को देख रही थी। तभी आलिया ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, ओह, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। उस रात के बाद मेरे और ऋतिक के भी इंटीमेट रिलेशंस बने थे। रैना एकदम से शॉक्ड रह गई। तभी आलिया ने गॉसिप करने वाले अंदाज में कहा, तुम ऋतिक के साथ मेरी ट्रिप की कहानी सुनना चाहोगी? आलिया की आंखों में एक मोहक और चंचल चमक दिखाई दी, पर रैना को वो एक बदतमीज और निहायती बेशर्म लड़की लग रही थी। उसने कठोर आवाज में जवाब दिया, नहीं। रैना के इस तरह के न्यूट्रल बर्ताव को देखकर आलिया के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। वो अपने आप को संभाल पाती उससे पहले ही रैना अपनी सीट से उठी और जाने के लिए तैयार हो गई, पर आलिया ने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर रैना की बाह को कसकर पकड़ लिया। रैना ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, जिससे उसकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। आलिया ने दांत पीसते हुए अटैकिंग टोन में कहा, तुम सच में कुछ नहीं जानना चाहती रैना? रैना ने कोई जवाब नहीं दिया तो आलिया ने गुस्से से कहा, सच तो ये है कि तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है।
तुमने ही तो ऋतिक से अपने प्यार का इजहार किया था। तुमने उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और लास्ट में क्या हुआ? तुम दोनों अलग हो गए। तुम दोनों के बीच कोई इमोशनल बॉन्ड था ही नहीं। तुम यूं ही चली गई। मुझे कम से कम इस बात की तसल्ली तो है कि मैं उसके साथ कई बार सो चुकी हूँ। ऋतिक ने तुम्हारे लिए लड़ाई की, 2 बार पुलिस स्टेशन गया, शराब में अपना गम भुलाने की कोशिश करने लगा। ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है, लेकिन इसमें किसी भी बात ने तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया। क्या तुम्हें कभी इसके लिए कोई पछतावा हुआ है?